हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग लॉ जाने अपना कानून चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रॉपर्टी को किसी भी किस्म की संपत्ति या फ्लैट है, प्लॉट है, लैंड है, कुछ भी चीज़ खरीदना और बेचना ये एक आम आदमी के लिए रोज़मर्रा की बात तो हरगिज़ नहीं हो सकती। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है कि जीवन में एक ना एक बार तो इससे सामना करना सभी का पड़ता ही है। तो कई बार ऐसा होता देखने में भी आया है कि भाई जब किसी किस्म का सेलिंग और बाइंग होता है, किसी किस्म की प्रॉपर्टी का लेन देन होता है और जब लोगों को सेल डीड कराने की बारी आती है या रजिस्ट्री की बात होती है तो दिमाग में कई किस्म के कई तरह के सवाल होते हैं, क्योंकि कॉमन मैन से ये पहलू एकदम अनछुआ है। तो इसीलिए दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेल डीड की, उसके फॉर्मेट की, उसके रजिस्ट्रेशन की। तो यह काफ़ी एक बड़ा विषय है जिसके कुछ इम्पॉर्टेंट पहलुओं को, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने अपने इस वीडियो में कवर करने की पूरी तरह से कोशिश किए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम सेल डीड। सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेल को डिफाइन किया गया है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के रूप में। जी हाँ, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप मतलब एक व्यक्ति से स्वामित्व का अधिकार दूसरे व्यक्ति में चला जाना, यह होता है सेल। बदले में कुछ कंसिडरेशन अमाउंट होता है जो कि फुल्ली पेड होता है या पार्टली पेड होता है। इसके साथ ही इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक 100 रुपये से अधिक की कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी अचल संपत्ति का यदि लेन देन होता है तो उसकी जो सेल डीड तैयार होती है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। सेल डीड मतलब क्या दोस्तों? सेल डीड मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है सेलर और बायर के बीच में, जिनके बीच में एक पर्टिकुलर, एक खास जमीन, फ्लैट, प्लॉट या किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर दोनों के बीच में कोई सौदा कंप्लीट हुआ है। तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि सेल डीड कभी भी रिटर्न में होनी चाहिए, मतलब सेल डीड लिखित रूप से होनी चाहिए और वो भी एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के ऊपर, साथ में उसकी स्टैम्प ड्यूटी भी पे की भी होनी चाहिए। अब ये बात होती है कि स्टैम्प ड्यूटी कैसे पे की जाती है या स्टैम्प ड्यूटी कितनी होती है। तो दोस्तों, पूरे देश भर में अलग अलग जगह के, अलग अलग राज्य के, अलग अलग शहरों के अपने उनकी द्वारा तय किए गए रेट होते हैं, जिसे जिस एरिया के हिसाब से वहाँ के जो भी रेट तय किया गया होगा उसके कैलकुलेशन के हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। अब सवाल ये उठता है कि स्टैम्प ड्यूटी को कैसे पे किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ भी वही चीज़ें, हर राज्य की अपना तरीका होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको महाराष्ट्र का बताना चाहूँगी कि महाराष्ट्र में आपके पास एक ऑनलाइन ऑप्शन भी होता है, जिसे GRAS ग्रास नाम की जो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप स्टैम्प ड्यूटी का चालान पे कर सकते हैं और वहाँ से आपको एक रिसिप्ट मिल जाएंगी। और ऐसे ही आप अपने अपने राज्यों का पता कर सकते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी आपकी इधर ऑनलाइन पे की जा सकती है क्या और क्या तरीका है, या तो फिर आपको ऑफलाइन ही पे करनी पड़ेगी। अब बात करेंगे ड्राफ्टिंग ऑफ सेल डीड, मतलब सेल डीड में क्या क्या लिखा होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सेल डीड में जो भी सेलर और बायर है, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है और जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उनकी डिटेल्स होती है, जैसे उनका नाम, उनकी उम्र, उनका पता, सेलर का भी और बायर का। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी की बारी। जिस प्रॉपर्टी का सौदा दोनों के बीच तय हुआ है उस प्रॉपर्टी की कंप्लीट डिटेल्स, मतलब उस प्रॉपर्टी का नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ क्या क्या है, उसके अलावा नेचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, मतलब क्या उसके एग्रीकल्चरल लैंड है, इंडस्ट्रियल लैंड है या फिर रेसिडेंशियल लैंड है, जो भी चीज़ है या जैसा भी है, उस प्रॉपर्टी की कंप्लीट डिटेल्स उसमें आएंगी। फिर बात आती है टाइटल चेन की, मतलब जो भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को बेच रहा है उसके पास वो प्रॉपर्टी कैसे आई, मतलब या फिर उसको एंसेस्ट्रल, मतलब पुश्तैनी उसके पास संपत्ति है या उसने स्वयं अर्जित है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसके बारे में भी उसमें लिखना होगा कि ये प्रॉपर्टी कैसे उनके पास में आई है। फिर यदि वो प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी सोसाइटी के अंतर्गत आती है तो उस पर्टिकुलर सोसाइटी की NOC भी उस प्रॉपर्टी के लिए लगेंगी, उस प्रॉपर्टी के सौदा को करने के लिए। फिर उसमें एक क्लॉज आता है कि
प्रॉपर्टी का आप कौन सा हिस्सा बेचना चाहते हो, या पूरी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, या उसमें कोई कंस्ट्रक्शन किया हुआ है वो हिस्सा बेचना चाहते हो, वैसे सारी बारीकी से डिटेल्स जो भी उस प्रॉपर्टी की है वो आपको उसमें मेंशन करवानी पड़ती है। उसके बाद एक क्लॉज आता है कंसिडरेशन वैल्यू का, मतलब जितने में आप लोगों का सौदा तय किया गया है और उसके हिसाब से जो बायर है वो कब कब कैसे कैसे सेलर को अपना पेमेंट करने वाला है। उसके बाद एक और क्लॉज ये आता है कि क्या वो प्रॉपर्टी किसी किस्म की एनकम्बरेंस से फ्री है कि नहीं, मतलब उसके ऊपर कोई लोन तो नहीं है, या कोई किस्म का मॉर्गेज में तो नहीं है वो प्रॉपर्टी, या लीज पे तो ली हुई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ऐसे किसी भी प्रॉपर्टी की सेल डेट नहीं तैयार की जा सकती। तो दोस्तों इस प्रकार से जो जो जानकारी उस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है वो आपको उस सेल डेट में मेंशन करनी पड़ती है। साथ ही यदि वो प्रॉपर्टी आपकी रेंट पे दी हुई है ऑलरेडी, तो जो भी आपका किराएदार है उसके न जानकारी में भी ये बात होनी चाहिए कि आपने उस प्रॉपर्टी का सौदा कर दिए है। अब बारी आती है सेल डीड को रजिस्ट्रेशन की ओर बढ़ाने की। तो सेल डीड को रजिस्ट्रेशन पे ले जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसके साथ में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स। तो अब बात करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए लगते हैं। तो उसमें सबसे पहले बायर और सेलर का पासपोर्ट साइज फोटो, उनका आईडी प्रूफ, उनका एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड नहीं हो तो भी चलेगा, उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र भी दे सकते हैं। साथ ही प्रॉपर्टी की आखिर पत्रिका, मतलब म्यूटेशन, जो म्यूटेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति का नाम उस प्रॉपर्टी पे चढ़ा हुआ हो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी का मैप, और यदि वो प्रॉपर्टी पहले से जिसकी है टाइटल चेंज जो भी है, मतलब उसकी जो पुरानी रजिस्ट्रेशन की हुई रजिस्ट्री के जो सेल डीड होंगी साथ में वो भी लगेंगी, और कोई भी जो टैक्स वगैरह कम्प्लीटली उस प्रॉपर्टी पे पे किया जाता है उसका कोई डॉक्यूमेंट लगेगा, और साथ ही 2 विटनेसेस लगेंगे, उन दोनों विटनेसेस की आईडी प्रूफ भी लगेंगी और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लगेंगे, और जो सेल डीड हमने ड्राफ्ट की है वो सेल डीड की 2 कॉपी लगेंगी, एक ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी। ओरिजिनल कॉपी आपको बायर को दे दी जाएंगी रजिस्ट्रेशन के बाद, और जो डुप्लीकेट कॉपी है वो वहाँ पे ऑफिस में जमा कर दी जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है कि जितने भी पेजेस आपकी सेल डीड में हैं उन सारे पन्नों पर, चाहे वो फोटोकॉपी हो या ओरिजिनल हो, बायर और सेलर दोनों की सिग्नेचर होनी आवश्यक है, और आखिरी पेज पर होगा जो भी विटनेसेस हैं उनकी फ़ोटो के साथ सिग्नेचर होगी, और जो आपने स्टैम्प ड्यूटी का चालान पे करे हो वो चालान सबसे पहले रहेगा, उसके बाद आपकी सेल डीड रहेंगी, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप साथ में एनक्लोजर कर रहे हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आपने जो सेल डीड तैयार किए हैं उसकी रजिस्ट्री कौन से ऑफिस में की जाएगी। तो दोस्तों जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपने सौदा किए हो वह जिस सब रजिस्ट्रार के ज्यूरिडिक्शन में आती हैं उन्हीं के ऑफिस में आपकी सेल डीड की रजिस्ट्री की प्रोसेस कंप्लीट होती है या की जाएगी। अब बात करेंगे हम सब रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट की। जी हाँ, जब हम सेल डीड और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंचते हैं तब वहाँ पे क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो वहाँ हमें रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होती है, जिसका रिसिप्ट हमें बाद में दे दिया जाता है। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वहां पर बायर, सेलर और विटनेसेस सबका व्यक्तिगत रूप से मौजूद होना आवश्यक होता है, जिनका थंब इम्प्रेशन और फिंगरप्रिंट भी उस डॉक्यूमेंट्स पे लगाई जाती है। दोस्तों सेक्शन 34 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार सब रजिस्ट्रार ऑफिस को यह पावर है कि वह आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करे, वह इस चीज की पुष्टि करे कि जो लोग वहां मौजूद है उन्हीं का जिक्र उस सेल डीड में किया गया है। साथ ही वह यह भी तय करते हैं कि जिस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए आप लोग वहां मौजूद हो उसका ज्यूरिडिक्शन उन्हीं के अंतर्गत आता है। सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद, सारी बातें क्लियर होने के बाद, सब कुछ कंफर्म होने के बाद सब रजिस्ट्रार्स आपके रजिस्ट्री को कंफर्म करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करते हैं, साथ ही जिसका एंडोर्समेंट सेल डीड के ऊपर कर दिया जाता है, जिसमें जिस बुक में जिस पेज नंबर पे जो एंट्री की जाती है उसका मेंशन भी आपकी सेल डीड में किया जाता है, और सेल डीड की ओरिजिनल कॉपी बायर को हाथों हाथ दे दी जाती है। साथ ही दूसरी कॉपी को रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट अपने इधर रजिस्टर करके रख लेता है। उम्मीद है दोस्तों आज के वीडियो से आप लोगों को
सेल डीड की जानकारी मिल गई होगी कि सेल डीड की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, ड्राफ्टिंग के बाद उसकी रजिस्ट्री कैसे होती है और रजिस्ट्री के लिए लगने वाले कागजात कौन से होते हैं। ऐसी काफ़ी सारी बारीक बारीक चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हो गई होंगी। लेकिन दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात यह है जिसका मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूँगी कि एक बार यदि सेल डीड की रजिस्ट्री बायर के नाम पे हो जाती है तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कंप्लीट हो जाता है, मतलब बायर ओनर बन जाता है। कई बार यह देखने में आया है कि नॉन पेमेंट के ग्राउंड पे, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो खरीदार होते हैं वो रजिस्ट्री के बाद पेमेंट देंगे और बाद में पेमेंट में डिले करते हैं, तो ऐसे में सेलर को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए व्यक्तिगत तौर पे मेरी यही सलाह है कि लेन देन का जो भी मैटर है, कंसिडरेशन वैल्यू जो भी तय की गई है, रजिस्ट्री के साथ साथ उसको भी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अन्यथा बायर सेलर के पास रिकवरी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि लीगली सेलर अपनी ओनरशिप को बायर को ट्रांसफ़र कर चुका होता है और रजिस्ट्री बायर के नाम पे हो जाती है और बायर ही प्रॉपर्टी का ओनर बन जाता है। इसलिए नॉन पेमेंट के आधार पर रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होती है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। ये ऐसी कानून की बेसिक जानकारी और लोगों तक पहुंचना चाहिए आसान और सरल शब्दों में, यही हमारे चैनल का मकसद है। इसलिए वीडियो को अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपके सजेशंस आमंत्रित है। धन्यवाद।